तो फाइनली मापा ने वो सीन एनिमेट कर ही दिया जिसको लेकर सभी मेल एंड स्ट्रेट मांगा रीडर्स परेशान थे। रिलैक्स बॉयज, तुमको तुम्हारा प्रसाद मिल चुका है एंड पीक इज नाउ ऑफिशियली द बेस्ट गर्ल इन अटैक ऑन टाइटन। शट द फक अप डूड, हांजी एंड एनी इज बेस्ट। ठीक है भाई। तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं एंड एनिमे टीएम इज डेड साइलेंट एक्सेप्ट सम शिटी लाइव स्ट्रीम। खैर शुक्र है कि अगला एपिसोड 2 हफ्ते बाद आएगा तो मैं इस वीडियो को इस दौरान पूरा कर सकता हूँ। बट ये वीडियो एनिमे ओनलीज के लिए नहीं है। तुम अपनी अटैक ऑन टाइटन की आग कहीं और जाकर बुझा सकते हो क्योंकि आई एम गोइंग टू स्पॉइल द मांगा अप टू द लेटेस्ट चैप्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब तक की गई फोरशैडोइंग के बारे में, फैल्को के अजीब से सपने के बारे में और अटैक ऑन टाइटन प्रोबेबली कैसे एंड होगा उसके बारे में। तो मैं फिर से कहता हूँ, एनिमे ओनलीज स्टे अवे। दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर यू और मे बी दिस इज नॉट अ वीडियो एट ऑल। ये एक्चुअली मांगा रीडर्स का पॉपुलेशन काउंट सर्वे है, सो स्टे अवे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा शो है जो तुमसे सिर्फ सरफेस पर बात नहीं करता है। जरूरी नहीं चीजें सिर्फ वहीं तक सीमित हों जहां तक तुम्हें वो दिखाई दे रही हैं। इस शो में एक एक डिटेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हर चीज के पीछे एक मीनिंग छुपा है एंड समटाइम्स दिस शो मेक्स मोर लॉजिकल सेंस देन माई ओन डैम एग्जिस्टेंस। और यही चीज इस शो को इतना खास बनाती है। ये शो तुमसे सिर्फ करंट इवेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करता है। इसमें अतीत भविष्य को प्रभावित करता है और भविष्य अतीत को। Am I right, मांगारी? मैं बात कर रहा हूँ फोरशैडोइंग की, पाथ्स की नहीं। ये शो हमसे बहुत से तरीकों में कम्युनिकेट करता है एंड फोरशैडोइंग इज वन ऑफ देम। और मानना पड़ेगा कि मापा और इसायामा ने इस सीजन में फोरशैडोइंग के गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, जहां मैं इतनी सारी चीजों के इतने सारे अलग अलग मतलब निकाल सकता हूं। लेकिन एक चीज जो सभी अटैक ऑन टाइटन फैंस ने सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में नोटिस की होगी वो था फैल्को का ड्रीम। और हाँ, मैं फैल्को बोलना प्रेफर करता हूँ, फाल्को नहीं, क्योंकि ये नाम अपने आप में एक फोरशैडोइंग है। ये नाम लिया गया है फैल्कन बर्ड से, जो कि आप ED6 में भी देख सकते हैं। और फैल्को के टाइटन का डिजाइन भी एक फैल्कन जैसा ही है, जैसा कि चैप्टर 135 में रिवील हुआ था। ये चीज इस ED में एनिमे ओनलीज के लिए तो बहुत अच्छी फोरशैडोइंग हो सकती है, बट मांगा रीडर्स इस रिवील को ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इस ED में मांगा रीडर्स के लिए भी बहुत कुछ छुपा है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ फैल्को के ड्रीम पर फोकस करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में फैल्को जमीन पर पड़ा था बैटलफील्ड के बीचों बीच एंड ही हैड अ ड्रीम। जब उसको एक सेफ लोकेशन पर ले जाया गया तो उसने इस ड्रीम के बारे में ये शब्द कहे। さっきまで剣持って飛び回ってなかったか。ギューンってさ、巨人を अब कुछ लोगों को लग सकता है कि फैल्को सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रहा है और इस सीन का कोई खास सिग्निफिकेंस शायद ना हो, और अगर ये कोई भी दूसरा एनिमे होता तो मैं भी उस सीन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर ये अटैक ऑन टाइटन है, इसका काम ही है छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े मीनिंग देना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो सीन मांगा में ओरिजिनली नहीं था, वो ड्रीम एनिमे में इम्प्रोवाइज किया गया है। एंड फ्रॉम सम अनकन्फर्म्ड सोर्सेस मुझे पता चला है कि इस सीन को इसायामा के कहने पर ही डाला गया है, जिससे इस सीन की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फैल्को तो वैसे भी एक फ्लाइंग टाइटन बनने ही वाला है, तो मे बी ये ड्रीम बस उसको फोरशैडो कर रहा हो अबाउट हिम फ्लाइंग। पर अगर ऐसा होता तो वो स्वॉर्ड्स को मेंशन नहीं करता। अगर आपके दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली तो लेट मी टेल यू, द ओनली थिंग दैट फ्लाइज विद अ स्वॉर्ड इज सर्विकॉप्स, वो भी फुश साउंड के साथ। अब अगर आपने यहाँ तक पहले ही डिड्यूस कर लिया था तो उम्मीद करता हूँ आपने आगे भी सोचा होगा कि फैल्को ने ना तो कभी सर्विकॉप्स को उड़ते हुए देखा है और ना ही वो खुद वैसे कभी उड़ा है, तो उसको ऐसी चीज का ड्रीम कैसे आ सकता है जो उसने कभी देखी ही नहीं और जो चीज सिर्फ पैराडाइज आइलैंड पर ही एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो मेमोरीज फैल्को की नहीं है, वो किसी और की है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेमोरीज यमिर की हो सकती हैं क्योंकि फैल्को जॉस टाइटन को इनहेरिट करने वाला है, तो भी शायद आप गलत हैं, क्योंकि फैल्को उसे फ्यूचर में इनहेरिट करने वाला है, उसने अभी इनहेरिट किया नहीं है। एंड वी नो कि मेमोरीज सिर्फ पास्ट इनहेरिटर्स से फ्यूचर इनहेरिटर्स में ही पास ऑन हो सकती हैं, फ्यूचर से पास्ट में नहीं, एक्सेप्ट फॉर वन टाइटन, द अटैक टाइटन।
अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है। इस चीज को सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था, जब एरन टाइटन्स के इन्वेजन और भी कई सारी चीजों को अपने ड्रीम में देखता है। बस अनलाइक एरन्स ड्रीम, फैल्को के ड्रीम को विजुअली नहीं दिखाया गया है। और अगर यहाँ भी ये फ्यूचर वाली बात समझ नहीं आई थी तो भी आउल का ड्रीम तो याद होगा ही, जिसमें वो मिकासा और आर्मिन को मेंशन करता है, जबकि मिकासा और आर्मिन तो उस टाइम तक पैदा भी नहीं हुए होंगे। खैर, तो थ्योरी ये है कि फ्यूचर में फैल्को एरन को खाकर उसका अटैक टाइटन इनहेरिट कर लेगा और एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी एरन को मरना होगा। एरन विल डाई, और विल ही? ऐसा तो नहीं कि मौत से भी ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी उसका इंतजार कर रही हो, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं इस थ्योरी को दैट एरन इज गोइंग टू बी ईटन बाय फैल्को को और अच्छे से एस्टेब्लिश कर देता हूँ। ED6 एक ऐसी अटैक ऑन टाइटन एंडिंग जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेडिकेटेड है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, द कैरेक्टर बिकेम द क्वीन ऑफ द पैराडाइज आइलैंड, यानी फैल्को का रोल डेफिनेटली काफी बड़ा होने वाला है। बट अभी तक मांगा में भी उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है एक्सेप्ट इनहेरिटिंग द जॉस टाइटन। इस ईडी में एक सीन है जहां पाथ्स के ट्री को दिखाया जाता है, उसकी ब्रांचेस फैलती हैं, द स्क्रीन बिकम्स वाइट एंड देन इट फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ फैल्को, विच मे बी रिप्रेजेंट्स की फैल्को को फाउंडिंग टाइटन मिलने वाला है। बल्कि सिर्फ ये दो टाइटन ही नहीं, जरा सोचकर देखो, इस समय सारे के सारे टाइटन्स वहां पर मौजूद हैं। एरन के पास अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन है। आर्मर्ड टाइटन वही है, कोलोसल भी वही है और फीमेल टाइटन भी वही है, और जॉस तो है ही। मे बी ऑल द टाइटन्स विल कन्वर्ज इनटू वन and Falco will be the one to inherit all of them and give true freedom to everyone else and free them from the curse of Ymir। इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि AOT की एक पूरी एंडिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर इतना फोकस क्यों किया गया है, जिसका स्टोरी में अभी तक कोई खास बड़ा रोल है भी नहीं। अब एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज से शायद हम सब अग्री कर सकते हैं, that Attack on Titan is not going to have a happy ending। It is going to be tragic, it will crush our souls and it will leave an everlasting impression on us। एरन इस समय लिटरली एक सुसाइड मिशन पर है और एरन के लिए ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। पॉडकास्ट के दौरान मैंने इसको बर्टॉल्ट, राइनर और आनी के सुसाइड मिशन से और ओल्ड मैन के सुसाइड से लिंक किया था, लेकिन ओवर द टाइम मैंने रियलाइज किया कि अटैक ऑन टाइटन में चीजें इतनी डायरेक्ट भी नहीं है। ये एक ऐसा शो है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है और किस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो इमेजिनेशन टोटली ऑडियंस पर छोड़ देता है। एक चीज के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे इस समय एप्पल सीड मुझे सबसे ज्यादा एरन की याद दिलाता है। एरन जानता है, सब जानता है कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, एक एक डिटेल। ही नोज ऑल द पास्ट एंड द फ्यूचर। He is an all-knowing and may be an ever-existing being। और वो जो चाहता है, जो भी उसके गोल्स हैं, वो उन्हें अचीव करके ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसे रोकने के लिए कोई कितना भी रिजॉल्व्ड हो और चाहे उसे कितनी भी बड़ी प्राइस पे करनी पड़े। लेकिन एरन जो सच में चाहता है वो होकर ही रहेगा। वो इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह है जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। उसके हाथों में इस दुनिया की अपार शक्ति है जिसकी वजह से उसके लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है। एंड आउट ऑफ ऑल द मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज वो जानता है कि उसे अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। तुम्हें क्या लगता है, फैल्को का एक बर्ड टाइटन बनना कोई कोइंसिडेंस है? वो बर्ड जैसा इसलिए बना क्योंकि उसे ईडी में फोरशैडो किया गया है, या फिर फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में, या फिर काश हमारे पास उड़ने वाला टाइटन होता वाले सीन में? नहीं, एरन ने जानबूझकर ऐसी कंडीशंस सेट की कि उसके ब्लड में जीक का स्पाइनल फ्लूइड चला जाए। इसीलिए जॉस टाइटन इनहेरिट करने के बावजूद उसके टाइटन की प्रॉपर्टीज बीस्ट जैसी हैं। Everything that has happened and will happen is going to be at Aaron's will। मैं देख सकता हूँ कि एरन क्या करने की कोशिश कर रहा है। He has established himself as the all-powerful monster, जिसका जन्म इस दुनिया को तबाह करने के लिए हुआ है। उसने मार्लियंस और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इस हेट, डिस्क्रिमिनेशन और रिवेंज की नेवर एंडिंग साइकिल का अंजाम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का खात्मा है। एंड द पीपल डोंट इवन हेट एरन एनीमोर। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अपने फेट और अपनी इग्नोरेंस को, और ये प्रॉमिस भी किया है कि अगर वो किसी तरह से 1% भी इस त्राहिमाम से जिंदा बचकर बाहर निकल जाते हैं तो वो दोबारा इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे।
अब अगर कुछ बाकी है तो वो है मार्लियंस, एल्डियंस और बाकी दुनिया के लोगों का साथ मिलकर काम करना और एरन को मारना, जो एरन खुद ही अलाउ करेगा। एरन इज गोइंग टू कमिट दिस परफेक्ट सुसाइड। वैसे भी सुसाइड को अटैक ऑन टाइटन में बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। एरन ने अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपनी इंसानियत को त्याग दिया। उसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। He has become a sinner. He has accepted the devil's powers. He has tasted the apple of sins. And maybe this apple will drop beside the tree. यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। क्या एरन वाकई मर जाएगा या फिर इस पूरी चीज को एक्सपीरियंस करके वो फर्स्ट एपिसोड वाले एरन के शरीर में फिर से उठेगा आफ्टर अ लॉन्ग ड्रीम, और इस साइकिल को बार बार दोहराएगा। क्योंकि मांगा में जब एरन उठता है तो वो सबसे पहले मीकासा से पूछता है कि उसने बाल बड़े कब किए, जबकि मीकासा के बाल तो फ्यूचर में छोटे होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ही वॉज क्राइंग व्हेन ही वोक अप। वो आर्मिन और मीकासा को कैसे बचाएगा? क्या वो लोग भी मारे जाएंगे? आफ्टर ऑल आउल की मेमोरीज में एरन उनको बचाना ही चाहता था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एरन यमिर को इस पाथ्स के रेल्म से फ्रीडम देकर खुद हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगा। मे बी हिज बोन्स विल टर्न टू सैंड एंड डिसअपीयर। शायद वो शारीरिक रूप से तो मर जाएगा बट हिज सोल विल लिव ऑन एंड बी ट्रैप्ड इन दिस रेल्म फॉरएवर। और जिस फ्रीडम को वो इतने टाइम से ढूंढता आ रहा था वो उसे कभी मिलेगी ही नहीं। जैसे राइनर को कभी मौत नहीं मिली, जैसे एरविन को कभी उसके ड्रीम्स नहीं मिले। अटैक ऑन टाइटन में ये प्रथा बहुत पुरानी है कि जिस चीज को कैरेक्टर पूरी दिल और जान से चाहते हैं वो उन्हें कभी नहीं मिलती। एंड मे बी एरन इज नेवर गोइंग टू गेट हिज ट्रू फ्रीडम। मे बी ही विल बिकम द बिगेस्ट स्लेव ऑफ दिस यूनिवर्स फॉर एटर्निटी। बट नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज एंड नो मैटर व्हाट हेल ही एंड्स अप in, Eren will keep moving forward and he will achieve that freedom for his friends, for his people and for everyone he loves. और जब एरन उस फ्रीडम को अचीव कर लेगा तब हिस्टोरिया का होने वाला बच्चा शायद उस आजादी के साथ जन्म लेने वाला पहला इंसान बनेगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ अटैक ऑन टाइटन।